स्टूडेंट्स, आज हम बर्चेस पोएम पढ़ेंगे और इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसके पोएट के बारे में बात करना चाहूँगा। उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट बुक में दिया हुआ है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका पूरा नाम रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट था और जो इनका बर्थ हुआ था वह 26 मार्च को 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। इनके जो फादर थे उनका नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर और जो मदर थी उनका नाम था इसाबेल मोडी और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था एलिनोर मिरियम वाइट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी रचनाओं को सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश किया गया था, न कि अमेरिका में। उन्हें 4 पुलित्जर अवार्ड दिया गया था पोइट्री के लिए। इन्होंने अपना एक अलग इजी वे डेवलप किया हुआ था पोएम को राइट करने का या अपनी अन्य रचनाओं को भी लिखने का, जिसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता था। स्टूडेंट्स, आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1961 में जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी इनॉग्रेशन के दिन द गिफ्ट आउटराइट पोएम इन्हीं की थी जो पढ़ी गई थी और फिर उसके बाद ये एक मेमोरेबल इवेंट हो गया था। स्टूडेंट्स, अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा प्रोलिफिक पोइट थे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं द पोएम बर्चेस की ओर। अब बर्चेस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बर्चेस एक ऐसा ट्री होता है या एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने पर उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पूरी तरह से झुक जाती हैं और जब फ्रॉस्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है यानी जब वह पिघल जाती है तब वह फिर से दोबारा सीधा नहीं हो पाता है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा लचीला पेड़ होता है जिसे बर्चेस कहा गया है और इसी के बारे में बात की गई है। सो स्टूडेंट्स, अब आइए चलते हैं हम इस पोएम की ओर। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees, I like to think some boys been swinging them. पोएट कहता है कि जब मैं घने लंबे पेड़ों की कतारों की डालियों को इधर उधर झुकी हुई देखता हूँ तो मैं सोचना चाहता हूँ कि इसे किसी बच्चे ने झूल कर झुका दिया है। But swinging then bend them down to stay as ice storms do. लेकिन उनका झूलना उन्हें हमेशा के लिए झुकाए नहीं रखता जैसे बर्फ के तूफान। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. प्रायः आपने देखा होगा उन्हें लदे हुए बर्फ से एक धूप वाले जाड़े की सुबह बारिश के बाद। They click upon themselves as the breeze rises. जैसे जैसे हवा चलती है वे अपने आप फूटने लगते हैं यानी चटकने लगते हैं। And turn many colored as the stair cracks and crashes their enamel. और वे अपना बहुत सा रंग बदलते हैं जैसे जैसे उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ने लगती हैं और उनकी एनेमल पिघलने लगती है। एनेमल यानी बाहरी परत जो एकदम कठोर होती है वह भी पिघलने लगती है। Soon the sun's warmth makes them set crystal cells. जल्द ही सूर्य की गर्मी बना देती है उन्हें पिघले हुए क्रिस्टल सेल्स में यानी छोटे चमकदार टुकड़ों में। Shattering and avalanching on the snow crust, जो टूटते हैं और गिरते हैं स्नो क्रस्ट पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दें, अपर और लोअर दोनों लाइनों को आप लें तो पूरी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। Soon the sun's warmth makes them set crystal cells, shattering and avalanching on the snow crust. इसका मतलब है कि सूरज की गर्मी उन्हें छोटे छोटे क्रिस्टल में चेंज कर देती है जो टूटते हैं और गिरते हैं। जो जमीन पर स्नो की क्रस्ट पड़ी रहती है यानी पहले बर्फबारी हो चुकी है तो बर्फ की जो धूल पड़ी रहती है उस पर ये गिरने लगते हैं। You would think the inner dome of heaven had fallen. और जिसे देखकर तुम सोचोगे कि स्वर्ग के गुंबद का अंदरूनी सिरा ही गिर गया हो। They are dragged to the withered bracken by the load. इन पेड़ों को बर्फ से दबाया गया है यानी इन पर बर्फ का लोड था। And they seem not to break. लेकिन वे टूटी हुई सी नहीं लगती। Though once they are bowed so low for long. वे एक बार इतनी नीचे झुकी लंबे समय तक। They never right themselves कि वे अपने आप को कभी भी सही न कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने का मतलब है कि बर्फ के कारण जब डालियों पर लोड पड़ा तो वे लंबे समय तक उसी अवस्था में बनी रहीं जिस कारण से बर्फ के पिघलने के बाद भी वह दोबारा अपने आप को उस पोजीशन पर नहीं लौटा पाई यानी सीधी नहीं हो सकी। You may see their trunks arcing in the woods, years afterwards trailing their leaves on the ground, like girls on hands and knees that through their hair
before them over their heads to dry in the sun. स्टूडेंट्स, पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है कि जब बर्चेस पेड़ से बर्फ हट जाती है तो उस पर नमी यानी मॉइस्चर रहता है, बर्चेस गीला रहता है, तब ये पेड़ अपने आप को इस तरह से सुखाता है जैसे मानो लड़कियां अपने बालों को खोलती हैं आगे की ओर झुककर सूरज के सामने, आगे की तरफ बालों को झुकाकर उनका मॉइस्चर सुखाती हैं। इसी तरह से बर्चेस भी फैल जाता है सूरज के सामने लड़कियों के बालों की तरह। जिस तरह से लड़कियां अपने बालों को सूरज के सामने सुखाती हैं, ठीक उसी तरह पेड़ भी अपने आप को सूरज के सामने सुखाता है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, लड़कियां जैसे अपने बालों में मॉइस्चर है तो उसे आगे की ओर सर झुका करके सूरज की तरफ हो जाती थी उस समय, ताकि जल्दी से उनके बालों का मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो ठीक वही कंपैरिजन पोएट ने यहाँ पर किया है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन जो सत्य है वह मेरे मुंह से निकल गया। यानी जो पेड़ों के झुकने की बात है वह फैक्ट है कि आइस स्टॉर्म से ही झुकी है, लेकिन पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब क्या करना चाहता था? पोएट डिस्क्राइब करना चाहता था कि आई शुड प्रीफर टू हैव सम बॉय बेंड देम, कि मैं प्रीफर करूंगा यानी मैं मान्यता दूंगा कि यदि कोई लड़का उसे झुका दे तो। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, यानी वह बाहर की ओर गया हुआ हो अपनी गायों को चराने के लिए। सम बॉय टू फॉर फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, वह लड़का बहुत ही ज्यादा दूर है कस्बों से सीखने के लिए बेसबॉल को, यानी उस समय का जो पॉपुलर गेम था वह खेलने की आज़ादी उसको नहीं है क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। Whose only play was what he found himself, summer or winter and could play alone, जिसका अकेला खेल है खुद से खेलना, गर्मी या जाड़ा में वह खेल सकता है अकेले। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है उस लड़के की जो टाउन से बहुत ज़्यादा दूर रहता है और जिसके पास खेलने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है, यानी खेलने के लिए अब उसके पास बेसबॉल नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है, तो वह एक ऐसा गेम ढूंढेगा जिसमें किसी की ज़रूरत न पड़े और वह अकेले इस खेल को खेल सके। तो वह क्या है? वह है बर्चेस पर स्विंग करना। One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them. एक एक करके वह अपने फादर के सभी ट्रीज पर राइड करता है ऊपर और नीचे बार बार, जब तक कि वह उन टहनियों में से उनकी कठोरता को नहीं निकाल देता है। इसका मतलब है कि जब तक कि वह सभी के सभी टहनियों को झुका नहीं देता है। And not one but hung limp, not one was left for him to conquer. कहने का मतलब है कि उसने एक एक करके डालियों को झुका दिया है, अब वहाँ पर एक भी डाली नहीं बची है जिसे उसे जीतना हो यानी कॉन्क्वेयर करना हो। कॉन्क्वेयर का मतलब हो जाता है कि अब एक भी डाली झुकाने के लिए नहीं बची है, यानी उसने सभी डालियों पर विजय पा ली है। इसका मतलब है कि सभी के सभी डालियों को झुका दिया है। He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. वह सब कुछ सीख चुका था कि पेड़ से कब कूदना है, कैसे कूदना है, जिससे ये डालियां टूट न जाएं और वह झूलता हुआ आराम से ज़मीन पर आ जाए। इसका मतलब है कि उसने क्लाइंबिंग के बारे में पूरा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था और अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, वह उसका एक्सपर्ट था। He always kept his perch to the top branches. उसने अपना संतुलन बनाए रखा था टॉप ब्रांचेस पर भी हमेशा। पर्च का मतलब होता है बैलेंस बनाना। Climbing carefully यानी ऊपर चढ़ते हुए with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. वह ठीक उसी तरह उसी पेन के साथ इन सभी कामों को करता था, यानी उसी दक्षता के साथ इन कामों को करता था जिस हिसाब से आप एक कप को भरते हैं उसके ऊपर तक और कभी कभी ऊपर के भी ऊपर तक, यानी उससे भी ऊपर तक। Then he flung outward feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. इसका मीनिंग है कि वह फिर एक स्विश के साथ अपने आप को आगे की ओर उछालते हुए यानी आगे की ओर झुलाते हुए पैरों को पहले झुलाता है, फिर वो आता है किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर, यानी हवा से जमीन की ओर किकिंग करते हुए, पैरों को चलाते हुए।
So was I once myself a swinger of birches. अब यहाँ पर पोइट का कहना है कि मैं भी कभी हुआ करता था एक स्विंगर बर्चेस का, यानी बर्चेस पर झूलने वाला। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और इसलिए मैं अब सपना देखता हूँ यानी कल्पना करता हूँ कि मैं फिर से दोबारा झूल पाता। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, इसके बारे में मैं तब सोचता हूँ जब मैं चिंतित होता हूँ और विचारों में डूबा रहता हूँ, कंसिडर करता रहता हूँ। ध्यान रखें, वेरी ऑफ कंसिडरेशंस का मतलब हो जाता है जब मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, और जो जीवन है वह ठीक वैसा ही है जैसे बिना रास्तों का जंगल हो गया है। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट। यहाँ पर पोएट बड़ा ग्लूमी होकर के बोलता है कि जहाँ पर आपका फेस चल रहा है, यानी जंगल में आपका फेस चल रहा है जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, और टिकल्स विद द कॉबवेब्स यानी आप घिर गए हैं मकड़ी के जालों से, और ब्रोकन अक्रॉस इट और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विक्स हैविंग लैस्ट अक्रॉस इट ओपन, और जब मेरी आंखें खुली हुई थी तो उसमें एक लकड़ी छोटी सी पड़ गई थी जिसके कारण एक आंख से पानी आ रहा है। I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. मैं अब इस धरती से चला जाना चाहता हूँ और फिर कुछ समय बाद वापस आना चाहता हूँ। May no fate willfully misunderstand me, और भाग्य मुझे कहीं गलत न समझ ले। And half grant what I wish and snatch me away not to return, और केवल हाफ ही ग्रांट कर ले यानी केवल जाने के बाद स्वीकार कर ले। एंड व्हाट आई विश, और जो मैं उम्मीद करता हूँ, एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, और मेरे आने वाली घटना यानी लौटने वाली घटना को स्नैच कर ले और मुझे लौटाए ना। यानी पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि वह जाना चाहता है, कुछ देर आराम करना चाहता है, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में लौट जाना चाहता है, यानी इस दुनिया में आना चाहता है और काम करना चाहता है। कुल मिलाकर के पोएट रेस्ट करना चाहता है थोड़े समय के लिए, क्योंकि शायद उसे अपने काम से जो है रेस्ट चाहिए। Earth is the right place for love. I don't know where it is likely to go better. पोएट का कहना है कि जो अर्थ है वही सही जगह है प्रेम करने के लिए, यानी प्रेम के साथ जीने के लिए। और I do not know, और मैं नहीं जानता where it is likely to go better, यानी इसकी तरह और कहाँ पर प्रेम से जिया जाए, या और कौन सी दुनिया है जहाँ मैं जा करके इसकी तरह बेटर तरीके से जी सकूं, ये मैं नहीं जानता। सो पोएट यहाँ पर कहना यही चाहता है कि अर्थ ही वह प्लेस है जहाँ पर वह बेटर वे में अपनी लाइफ को जी सकता है। I'd like to go by climbing a birch tree. पोएट अपनी लास्ट लाइनों में कहता है कि मैं चढ़ना चाहता हूँ बर्च के पेड़ों पर, एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो व्हाइट ट्रंक टुवर्ड हेवन। मैं क्लाइम करना चाहता हूँ ब्लैक ब्रांचेस, यानी जो ऊपर यदि आप देखें पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों को तो आपको हल्की ब्लैक से नजर आती है, यानी वो पेड़ों के टॉप तक जाना चाहते हैं। अब स्नो व्हाइट ट्रंक, ये जो ढकी हुई है व्हाइट स्नो से, टुवर्ड हेवन, और उनकी नजर में वो कहाँ पर जा रही हैं, वो हेवन की तरफ जा रही हैं। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, और वह उतनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं कि पेड़ उनको सह न सके, यानी वो फिर से पहले की तरह झुकने लगे जैसा उन्होंने प्रीवियस पोएम में बताया था। बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और वह पेड़ क्या करेगा, पेड़ की जब लास्ट टहनी पर होंगे वो, तो फिर से वो डिप्ड यानी नीचे की ओर आएगा टॉप से और उन्हें नीचे की ओर छोड़ देगा यानी स्विंग कर देगा। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, और इनका कहना है कि इस तरह से दोनों चीजें अच्छी होंगी, मेरा ऊपर जाना और फिर नीचे आना, यानी स्विंग करना एक तरह से। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, और इनकी नजर में स्विंगर बनना कितना अच्छा है ये इस लाइन से पता चलता है कि इनका कहना है कि कोई भी आदमी और भी बहुत कुछ कर सकता है बुरा एक स्विंगर बनने की तुलना में बर्चेस पर। इनका मतलब है कि स्विंगर बनना बर्चेस पर सबसे अच्छा काम है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम बड़ी पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई कंप्लेन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। और मेरे इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।